Hello everyone, welcome to Gurudev classes. Today we will learn about statistic in plural sense. Now, what do you mean by statistic in plural sense? According to Croxton and Cowden, statistic may be defined as the collection, presentation and interpretation of numerical data. तो क्रॉक्सटन और काउंडन के अकॉर्डिंग जो सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक होती है उसके अंदर डेटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, उसको इंटरप्रेट करना, वो सारा का सारा आ जाता है. दिस इज़ मोर कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक. ये स्टेटिस्टिक की कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है. इसके अंदर ये 5 के 5 पार्ट जो हैं कवर होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन, third one is presentation, then analysis, and last one is presentation, interpretation. Yes, this is the 5 stages. First one is collection of data. इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम अच्छे वे में, अच्छे मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं. देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, बार डायग्राम में. इसी तरह से एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है, मीन, मीडियन वगैरह निकाले जाते हैं. लास्ट में उसको इंटरप्रेट करके उससे रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक के स्कोप के अंदर क्या आता है? एक आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वन बाय वन इसको कवर करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक की नेचर क्या है? द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक इज फाइंड आउट वेदर इट इज साइंस और आर्ट. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो आर्ट है या साइंस है. एज अ साइंस, स्टैटिस्टिक स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अ सिस्टेमेटिक मैनर. अगर हम साइंस की फॉर्म में देखें तो स्टैटिस्टिक के अंदर हम डेटा को सिस्टेमेटिकली पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. इसलिए जो स्टैटिस्टिक है वो साइंस भी है एंड इट मेक्स यूज ऑफ एज एन आर्ट. इट मेक्स यूज ऑफ डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ. और जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो हमारी आर्ट भी है. क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसको भी सॉल्व करती है. तो कुल मिलाकर कह सकते हैं स्टैटिस्टिक इज साइंस एज वेल एज आर्ट. नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ये इसके सब्जेक्ट मैटर के अंदर आता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है ना वो दो तरह की होती है. एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फ्रेंशियल. डिस्क्रिप्टिव एज नेम सजेस्ट, डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब करना, जिसके अंदर हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं. और डिस्क्रिप्शन किसी भी रूप में हो सकता है, कलेक्शन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंटेशन के रूप में. इट मीन्स टू डिस्क्राइब द डेटा एंड कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड techniques used in the collection, organization, presentation and analysis of data in order to describe the various features and the characteristic of such data. तो जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डेटा कलेक्शन के मेथड हैं या टेक्निक हैं, कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटेशन है या फिर एनालिसिस है, इनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. These can either be graphical और computational. जो ये हमारा डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये हमारा ग्राफिकल भी हो सकता है, ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, या कंप्यूट भी कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, एवरेजेस वगैरह निकाल सकते हैं. इन दिस नथिंग कैन बी इन्फर्ड. इन्फर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना. यहाँ पर हम कोई इन्फर्ड नहीं करते हैं, कुछ अनुमान नहीं लगाते हैं. एग्जैक्ट जो हमारे पास डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. कुछ इसके अंदर हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ते नहीं है, कुछ हमें अनुमान नहीं लगाना पड़ता है. फ्रॉम द डाटा और नॉर कैन डिसीजन बी मेड और कंक्लूजन ड्रॉन. यानी कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उसके अंदर हमें कुछ भी अनुमान नहीं लगाना होता डेटा के बारे में, ना ही इससे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ना ही कोई डिसीजन ले सकते हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. It deals with the method which help in estimating the characteristic of a population or making decision concerning a population on the basis of sample. सबसे पहले तो हमें इन 2 टर्म्स के बारे में पढ़ना है. What do you mean by population and what do you mean by sample? अब देखिए पॉपुलेशन क्या होती है. पॉपुलेशन रिप्रेजेंट ऑल द आइटम इन द यूनिवर्स. मान लो ये हमारा यूनिवर्स है,
इसके अंदर जितनी भी आइटम होंगी ना, ये सारी की सारी यूनिवर्स में आएंगी। लेकिन इसके अंदर अगर हम एक स्मॉल इसका सबसेट बना लेते हैं, जैसे ये है हमारा, इसको हम बोलेंगे सैंपल। तो कुछ आइटम जो होंगी वो हमारी सैंपल होंगी। अगर पूरी की पूरी आइटम को लें तो हम उसको यूनिवर्स या पॉपुलेशन मान के चलते हैं। तो हमारी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है ना, वो हमारी एस्टिमेशन के ऊपर काम करती है। किस तरह से? जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के रिजल्ट को फिर इन्फर करते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में। सैंपल एंड पॉपुलेशन आर द टू रिलेटिव टर्म, दोनों रिलेटिव टर्म है, आपस में रिलेट करती हैं। अ पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज यूनिवर्स एंड अ सैंपल इज फ्रैक्शन और सेगमेंट ऑफ द यूनिवर्स। पहले ही बता दिया मैंने। ये जो हमारा फुल होता है ना, ये जो सर्कल मैंने बड़े वाला बनाया, ये हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि ये ऑल आइटम को रिप्रेजेंट करता है। और इस ऑल आइटम में से अगर हम कुछ सैंपल ले लेते हैं तो वो हमारा सैंपल माना जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो घर में राइस बनाए जाते हैं, ठीक है, तो जो यूटेंसिल में पूरे के पूरे राइस हैं वो हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स माना जाएगा। अब वो राइस कच्चे हैं या पक चुके हैं, उसको चेक करने के लिए हम स्पून से 2-4 उसके दाने ले लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, तो वो उस यूनिवर्स का एक पार्ट है जो हमने टेस्टिंग के लिए सैंपल लिया है। तो उसको हम चख के देख लेते हैं कि अगर वो बन गए हैं तो यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे वो पक गए होंगे। अगर वो 2-4 दाने ही कच्चे हैं तो हम ये इन्फ्रेंस लगा लेंगे, ये अनुमान लगा लेंगे कि सारे के सारे जो हमारे चावल हैं वो अभी पके नहीं हैं। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक के बारे में हमने मोस्ट ऑफ पढ़ लिया है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। जो हमारी स्टैटिस्टिक है ना, उसके अंदर हम ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा कोई भी डाटा जो क्वालिटेटिव है उसको हम स्टैटिस्टिक में नहीं लेते हैं। जो हमारे क्वांटिटेटिव है या न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उसी को ही हम कंसीडर करेंगे। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। जो हमारी सिंगल आइटम होती है वो कभी भी स्टैटिक्स नहीं मानी जाती है। तो स्टैटिक्स होने के लिए एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स का होना ज़रूरी है। नोट द ओनली मेथड। स्टैटिस्टिक के अंदर एक मेथड नहीं होता, देयर आर सो मैनी मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक के अंदर जब भी हमें कोई रिजल्ट निकालना होता है तो वो डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ताकि हम उनका डिफरेंस निकाल सके, उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकाल सके, उनको कंपेयर कर सकें। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। और जो हमारे स्टैटिस्टिक्स से हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो एवरेज बेस पर ट्रू होते हैं, वो 100% ट्रू नहीं होते हैं। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूवन रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, बिना रेफरेंस के जो हमारा रिजल्ट है वो गलत भी आ सकता है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो हमारी एक्सपर्ट के द्वारा मोस्ट ऑफ यूज़ होती है, लेमैन उसको अच्छे से समझ नहीं पाता है। मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ पॉसिबल। और कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक का मिस यूज़ हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों को बदला जा सकता है, उसमें हेरा फेरी की जा सकती है। तो इट इज़ पॉसिबल ऑफ मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। स्टैटिस्टिक्स हैज़ एमर्ज्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की लाइफ लाइन के रूप में काम करता है। क्वान्टिफाइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं ना उसके अंदर हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी 20% ऑफ इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन। अगर हम इंडियन की वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहें कि वो 20% है, तो ये एक क्वान्टिफिएबल फिनोमिना है या क्वान्टिफिएबल फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक का ये भी फ़ायदा है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से कंपैरिजन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लुकिंग आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज रूरल और अर्बन सेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्टर हैं, एक अर्बन सेक्टर है, एक रूरल सेक्टर है, और दोनों सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में भी हम स्टैटिस्टिक से ही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो स्टैटिस्टिक है ना उसके ज़रिए हमें कोज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का पता चल जाता है
कि किस चीज़ के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मार्केट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इन्फ्लेशन रेट और ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या रिलेशन है, दोनों में क्या असर पड़ रहा है। तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक के इम्पोर्टेंस में आ जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अब हमारी स्टैटिस्टिक की क्या इम्पोर्टेंस है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है ना वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो किस तरह से कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, वो पहले सारे स्टैटिस्टिक को, सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू सेट द बजट फॉर इकोनॉमी विच हेल्प इन फिजिकल पॉलिसी। अब ये फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर वो अपने एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बताती है, उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो हम स्टैटिस्टिक के थ्रू ही डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा होता है और जो हमारा कंज्यूमर है उसको भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है ये भी स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस के अंदर आता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक से ही डिसाइड होता है कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू एंश्योर द इक्विलिब्रियम बिटवीन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो मार्केट की डिमांड और मार्केट की जो सप्लाई है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो भी स्टैटिस्टिक्स से ही आता है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। अब इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट करना है, उसको बनाना है, तो उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक का काम होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक को देखकर, उसके पैटर्न को देखकर, उसको एनालाइज करके फिर थ्योरीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज स्टैटिस्टिक इन कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्रोड्यूसर थ्योरी ऑफ सप्लाई। यानी कि जितनी भी हमारी डिमांड से रिलेटेड थ्योरीज बनाई गई हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज है, सप्लाईज की थ्योरी है, ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो स्टैटिस्टिक के ऊपर बेस्ड है। उनको देखकर ये सारी की सारी कंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो इनको शॉर्ट वे में हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्स डाटा। जो हमारी स्टैटिस्टिक है उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि वो डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड वन इज प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक हमें ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाते हैं। हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती हैं। हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज के लिए या टेस्टिंग के लिए हमारी हेल्प करती हैं। लाइकवाइज प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं उसको डेफिनेट फॉर्म में शो करती है। स्टडीज़ रिलेशनशिप, ये हमें रिलेशनशिप के बारे में बताती है, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप। हेल्प इन फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड write the answer in comment section, and if you have any doubt in last videos you can put comment in comment section. Thank you so much. Keep learning. Stay happy.